हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय सीमा के बेहद करीब एयरपोर्ट तैयार कर रहा है चाइना। जी हां दोस्तों, इन इलाकों पर हमले की बड़ी साजिश निकलकर सामने आई है। दोस्तों बताएंगे जहां पर चाइना भारत को लेकर फिर एक बार मुद्दा हो गया है गरम, और अब चाइना उठाने जा रहा है, करने जा रहा है ये जुर्रत। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज क्या है बताएंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर दाव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इजराइल में नेतन्याहू विरोधी एकजुट हो गए हैं, सरकार बनाने के लिए विचारधारा छोड़ करके गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, ये भी साथ ही बताएंगे जहां पर इजराइल पर भारत के रुख से फिलिस्तीन हो गया है नाराज। जी हाँ दोस्तों, खरी खोटी सुनाई गई है फिलिस्तीन की तरफ से। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू की जगह कौन बन सकता है वहां पर प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी है, ये बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे अगली खबर में जहां पर इमरान खान ने अमेरिका के आगे टेक दी अपने घुटने, पाकिस्तानियों ने ही खोल दी इमरान की पोल। जी हाँ दोस्तों, क्या पोल खोल कर रखी है इमरान की, ये बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर कोविड लीक प्रोब पर बौखला गया है चाइना। ग्लोबल टाइम्स ने कह दिया है मिशन इराक की तरह यहाँ भी खाली रहेंगे यूएस के हाथ। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है अमेरिका चाइना के बीच कोविड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर ताजिकिस्तान राष्ट्रपति के स्वागत में इमरान खान ने दौड़ाए हैं फाइटर जेट। भारत के एकमात्र सैन्य अड्डे पर है नजर, किस अड्डे की बात है वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां मेहुल चौकसी के केस में क्या हुआ, डोमिनिका कोर्ट में फैसला, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12वीं के छात्रों से की है बात और कह दिया परीक्षा रद्द होने के बाद किस तरह बिताएं अपना समय और कैसे सदुपयोग करें समय को, हर तरह की बात कही है दोस्तों उन्होंने। उससे आगे बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर एक्शन में दिखी है मायावती और निकाल दिए इन दोनों बसपा नेताओं को पार्टी से। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर में बताएंगे आपको जहां पर महाराष्ट्र को अनलॉक करने के लिए ठाकरे सरकार ने बना लिया है ये 5 लेवल प्लान। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये प्लान, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर इसी साल प्राइवेट होने वाले हैं ये 2 सरकारी बैंक, नीति आयोग ने दे दी इसकी फाइनल लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी इन दोनों सरकारी बैंक में खाता है दोस्तों तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है दोस्तों, जहां पर ये सरकारी दोनों बैंक अब प्राइवेट होने वाली है। कौन सी वो 2 बैंक है, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां बिहार सरकार का अनाथ बच्चों के लिए बड़ी खबर, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़ा रक्षक है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय सीमा के बेहद करीब एयरपोर्ट तैयार कर रहा है चीन। इन इलाकों पर हमले की है बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, चीन अपने शिनजियांग प्रांत में अगले साल तक अपना सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट तैयार कर लेगा। करीब 10,500 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर बने इस एयरपोर्ट पर चाइना ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट और बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को उतार कर इसका परीक्षण किया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत पर हमले के लिए क्या ये एयरपोर्ट बनाया गया है। पिछले साल मई में चाइना ने पाकिस्तान को भरोसा दिलाया था कि 1 साल में वो ये एयरपोर्ट पूरा कर लेगा, जिससे गिलगिट बाल्टिस्तान में भारत के किसी भी कदम का मुकाबला किया जा सके। ये एयरपोर्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बहुत करीब है। यहाँ से चाइना न केवल पीओके बल्कि लद्दाख और उत्तरी पश्चिमी भारत तक आसानी से हमला कर सकता है। साथ ही चीन इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल पीओके के अपार खनिज संपदा की लूट के लिए भी करना चाहता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये कश्मीर लेह के भी बेहद नजदीक है। पीओके की सीमा पर स्थित इस एयरपोर्ट से लेह की दूरी केवल 455 किलोमीटर और श्रीनगर की केवल 413 किलोमीटर है। यानी यहाँ से चीनी फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत आसानी से भारतीय सेनाओं के किसी भी अभियान को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आप साफ देख पा रहे होंगे कि इस एयरपोर्ट के पीछे चाइना का कितना बड़ा लाभ है दोस्तों, जहां पाकिस्तान और भारत को लेकर हर तरह का गेम ये चाइना खेल पाएगा इस एयरपोर्ट के माध्यम से। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि चाइना के
के इस एयरपोर्ट पर चाइना के इस एयरपोर्ट को सफल नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों कमेंट करके आप भी राय जरूर दीजिएगा और भारत को भी बॉर्डर के नजदीक ही एयरपोर्ट बनाना चाहिए, बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे को तैसे वाली नीति भारत को भी अपनानी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो इजराइल में नेतन्याहू विरोधी एकजुट हो गए हैं दोस्तों, सरकार बनाने के लिए विचारधारा छोड़ कर रहे हैं गठबंधन। बता दें करीब 2 हफ्ते पहले जब इजराइल सबसे बुरे सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा था, गाजा से रॉकेट की बौछार हो रही थी, तब कौन सोच सकता था कि वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्यम मार्गी जैसी विरोधी विचारधाराओं वाले दल अरब पार्टी के साथ एकजुट हो जाएंगे। ये तमाम दल एक राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने के लिए सहमत होने जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करेगी। हाल में जब लड़ाई तेज हुई तब सभी ये सोच रहे थे कि इससे इजराइल में सबसे लंबे समय तक पद पर रहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सत्ता पर काबिज रहने के लिए थोड़ी और मोहलत मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें सत्ता से दूर करने के लिए बेचैन राजनीतिक दलों ने बातचीत से दूरी बना ली थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कई लोगों द्वारा इजराइल के डिवाइडर इंच के तौर पर देखे जाने वाले 71 वर्षीय नेतन्याहू एक अलग अंदाज में अपने विरोधियों को एकजुट करने वाले भी साबित हुए हैं, जिनके कारण इजराइल के इतिहास में जिन लोगों के एक साथ आने की कल्पना भी नहीं की गई थी, वे राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने के लिए मिल गए। दोस्तों बड़ी अच्छी खबर आ रही थी ये भी इजराइल को लेकर। अगर आप भी मानते हैं कि नेतन्याहू में वो क्वालिटी है जो अन्य देश के प्रधानमंत्री में नहीं सिवाय मोदी जी के, तो आप भी कमेंट सेक्शन में राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो इजराइल पर भारत के रुख से फिलिस्तीन हुआ नाराज। आई है खरी खोटी, बता दें फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल पर भारत के रुख को लेकर नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने पत्र लिखकर भारत के रुख की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ जांच के प्रस्ताव पर मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। भारत उन 14 देशों में शामिल रहा है जो इजराइल के खिलाफ वोटिंग में गैर हाजिर रहे। हालांकि भारत ने वोटिंग में अपनी गैर हाजिरी को लेकर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन भारत के इस रुख को इजराइल के प्रति समर्थन के तौर पर देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, असल में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में 47 सदस्यों वाली कमेटी में 24 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट डाला था। इस प्रस्ताव में इजराइल के खिलाफ जांच करने और लड़ाई के लिए उत्तरदायी ठहराने की मांग की गई थी। 9 देशों ने इजराइल के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव का विरोध किया था और इजराइल के समर्थन में वोट डाला था। ऐसे में दोस्तों भारत गैर हाजिर रहा था उस टाइम में, जिसको लेकर फिलिस्तीन के विदेश मंत्री डॉक्टर रियाद अल मलिकी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी लिखी है। भारतीय विदेश मंत्री को लिखे पत्र में फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने कहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ जांच के लिए लाए गए निर्णायक और महत्वपूर्ण वोटिंग प्रस्ताव के दौरान फ्लोर पर अनुपस्थित रहकर एक महत्वपूर्ण मौके को गवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, असल में फिलिस्तीन को यह लगता है कि भारत ने अब्सेंट होकर के इजराइल का समर्थन किया। अगर आप भी मानते हैं कि फिलिस्तीन सही ही समझ रहा है तो कमेंट में इजराइल का ही समर्थन किया है ये बात जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू की जगह बेनेट बन सकते हैं इजराइल के पीएम। फिलिस्तीन और ईरान के हैं ये आलोचक। जी हाँ दोस्तों, इजराइल में लंबे समय के बाद बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री के पद से हट सकते हैं। 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू की जगह नफ्ताली बेनेट ले सकते हैं, जिन्हें दक्षिणपंथी विचारधारा का नेता माना जाता है। यदि आने वाले सप्ताह में संसद में विपक्षी दल बहुमत साबित कर पाते हैं तो फिर बेनेट के हाथों में कमान होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बेनेट बनेंगे प्रधानमंत्री या नेतन्याहू ही बरकरार रहेंगे अपने पद पर? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो इमरान ने अमेरिका के आगे टेक दिए घुटने। पाकिस्तानियों ने ही खोल दी इमरान की पोल। बता दे पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिकी दबाव के आगे झुक गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों से निपटने के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमानों को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। जी हाँ दोस्तों, जबकि कुछ ही दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संसद को आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान में ड्रोन ऑपरेशंस के लिए अपनी कोई सैन्य अड्डा या एयरबेस नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कई पत्र
पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया है कि 20 साल पुरानी व्यवस्था को बहाल करते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। दक्षिण अफगान प्रांत हेलमंद में तालिबानी बलों पर बमबारी करने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते देखा गया। पत्रकारों का दावा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के आसमान पर अमेरिकी सैन्य हवाई अभियान फिर से शुरू हुआ है। अमेरिका ने शम्मी एयरबेस के इस्तेमाल को लेकर पाकिस्तान से अनुरोध किया था। ये एयरबेस ग्वादर के चीनी संचालित अरब सागर बंदरगाह से 400 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऐसे में दोस्तों शाह महमूद कुरैशी ने जिस प्रकार से कुछ समय पहले कहा था कि अमेरिका को किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी एयरबेस नहीं दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों अब अपने ही जुबान को गिराते हुए वहां के यानी शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका को दे दिया है एयरबेस इस्तेमाल करने का परमिशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तानियों की बात का कोई भी भरोसा नहीं तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों ये बात लिखकर। एक और खबर की बात करें तो कोविड लीक प्रोब पर बौखला गया है चाइना। ग्लोबल टाइम्स ने कहा मिशन इराक की तरह यहाँ भी खाली रहेंगे अमेरिका के हाथ। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चाइना और अमेरिका में फिर ठन गई है दोस्तों। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को 90 दिनों के अंदर ये पता लगाने का आदेश दिया है कि कोरोना वायरस कहां से फैला है, चाइना बौखला गया है। यूएस के इस कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अब बीजिंग ने कहा है कि इस जांच का भी वही हाल होगा जो इराक में महाविनाश के हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खोजने के अमेरिकी अभियान का हुआ था। जी हाँ दोस्तों, द सन ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बताया है कि कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका के रुख से बीजिंग बेहद नाराज है। अखबार के संपादकीय में कहा गया है कि यूएस सरकार अहंकार से भरी हुई है और साजिश के तहत चाइना को बदनाम करने के लिए वुहान लैब लीक की थ्योरी को तूल दिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों चाइना पूरी तरह बौखला गया है अमेरिका पर और इस प्रकार की यानी अमेरिका को अहंकारी तक कह रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चाइना के खिलाफ जो भी सच बोलता है उसके लिए वो अहंकारी ही बन जाता है तो कमेंट सेक्शन में चाइना से बड़ा अहंकारी कोई नहीं, ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगर खबर की बात करें तो ताजिकिस्तान राष्ट्रपति के स्वागत में इमरान खान ने दौड़ाए फाइटर जेट। भारत के एकमात्र सैन्य अड्डे पर है नजर। बता दें भारत को चारों तरफ से यानी चौतरफा घेरने में जुटा है पाकिस्तान, जिसने अब मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर आए ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान को खुश करने के लिए इमरान खान ने उनके स्वागत में अपने JF-17 लड़ाकू विमान भेज दिए। ये वही ताजिकिस्तान है जहां पर भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य अड्डा स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसी से जुड़ी जो अगली खबर जहां ताजिकिस्तान को स्वदेशी हथियार बेचेगा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इस्लामाबाद से खबर आ रही जहां पाकिस्तान ने कल ताजिकिस्तान के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वो इस मध्य एशियाई देश को स्वदेश में निर्मित हथियार बेचेगी। जी हाँ दोस्तों, ये समझौता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान के 2 दिवसीय पाकिस्तान के दौरे के दौरान हस्ताक्षर किए गए सहमति पत्रों का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की बात करें तो डिजिटल सर्विस टैक्स से जुड़ी खबर जहां अमेरिका ने भारत समेत 6 देशों को दे दी है बड़ी राहत। अतिरिक्त शुल्क का किया है निलंबन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने भारत समेत उन 5 देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की जो अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनियां पर डिजिटल सेवा कर लगा रहे हैं या लगने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इसके फौरन बाद इस कर को 6 महीने के लिए निलंबित करने की घोषणा भी कर दी गई है। आपको बता दें कि अमेरिका ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD और G20 में अंतर्राष्ट्रीय कराधान को लेकर चल रही बहुपक्षीय वार्ता के पूरा होने के लिए समय देते हुए 6 महीने के लिए इस अतिरिक्त शुल्क को लगाने के साथ ही निलंबित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ताकि व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने एक बयान जारी करके ऑस्ट्रिया, भारत, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन द्वारा अपनाए गए डिजिटल सर्विस टैक्स पर 1 साल की जांच के समापन की घोषणा कर दी। इसके लिए थैंक यू जो बाइडेन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और खबर की बात करें तो कोरोना के नेपाल वाले वेरिएंट पर मचा यूरोप में बड़ा हड़कंप। वैक्सीन को भी दे सकता है ये चकमा। बता दें यूरोप में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की वजह से एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का ये वेरिएंट सबसे पहले नेपाल में मिला था। अब वैज्ञानिकों ने यह भी आशंका जाहिर की है कि नया वेरिएंट
वेरिएंट वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। ये वेरिएंट पुर्तगाल में मिला है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़े तो लंबी चुप्पी के बाद अल्पन बंदोपाध्याय ने केंद्र को दिया नोटिस का जवाब, कहा जो ममता ने कहा है मैंने वो किया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच जारी तनातनी की नई कड़ी के किरदार राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय ने भारत सरकार को नोटिस का जवाब भेज दिया है। केंद्र सरकार की ओर से 31 मई को अल्पन बंदोपाध्याय को नोटिस भेजा गया था। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने वही किया है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्देश दिया था। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय अवश्य दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की बात करें तो मेहुल चौकसी केस में फिर नहीं हुआ कोई भी फैसला, डोमिनिका कोर्ट में टल गई सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो मलेशिया में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने बरपा दिया कहर, देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। दोस्तों वहां पर एक और खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12वीं के छात्रों से की वीडियो कॉलिंग पर बात, परीक्षा रद्द होने के बाद समय का सदुपयोग करने को कहा है मोदी जी ने। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बृहस्पतिवार को 12वीं कक्षा के छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ संवाद किया है और कहा है कि परीक्षा रद्द होने के बाद के समय का सदुपयोग उन्हें रचनात्मक और लाभकारी गतिविधियों में करना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय की ओर से डिजिटल माध्यम से आयोजित इस संवाद में अचानक पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा है कि छात्रों को किसी भी परीक्षा को लेकर कभी भी तनाव में नहीं रहना चाहिए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, दोस्तों काफी ज्यादा उनको बच्चों से लगाव है, तो कमेंट सेक्शन में बच्चों के प्यारे मोदी जी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों आपकी कमेंट का हमको रहेगा इंतजार। एक और खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से खबर, जहां एक्शन में आई मायावती, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर पर बड़ी कार्रवाई, बसपा से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के नेता लालजी वर्मा और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में बृहस्पतिवार को दल से निकाल दिया गया। बसपा द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट से विधायक लालजी वर्मा और अम्बेडकर नगर के ही अकबरपुर क्षेत्र से विधायक और बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर को हाल में संपन्न पंचायत चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में तत्काल प्रभाव से बसपा से निष्कासित कर दिया गया है। बढ़ते हैं और खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगले साल यानी 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनकर आएगी दोस्तों, और कौन होगा मुख्यमंत्री? अगर आप गेस कर पाएंगे तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों देखते हैं भारत की जनता किसको मुख्यमंत्री और किस पार्टी की सरकार बनानी चाहती है। जी हाँ दोस्तों, क्या योगी जी ही रहेंगे अगले और हमेशा के लिए सीएम? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर खबर की ओर बढ़े तो बिहार में टीचर बहाली का रास्ता हो गया है साफ, 1.25 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति, दिव्यांगों को 4% आरक्षण और आवेदन के लिए मिलेंगे 15 दिन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही थी बिहार से। और खबर की बात करें तो महाराष्ट्र को अनलॉक करने के लिए ठाकरे सरकार ने बनाया है 5 लेवल प्लान। लेवल 1 में आने वाले जिलों में से लॉकडाउन पूरी तरह से हटा दिया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ठाणे समेत लेवल 1 में कुल 18 जिले हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को लेवल 2 में रखा गया है। आपको बता दें कि मुंबई में तेज गति से कोरोना संक्रमण में पनपे हालात काबू पा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते और खबर की तरफ, जहां केरल में 2 दिन की देरी से पहुंचा मानसून, कई क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां दिल्ली में 78 दिनों बाद 24 घंटे में सबसे कम यानी 487 केस आए हैं दोस्तों, और जिनमें मौत में भी भारी गिरावट देखी गई है। बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों दिल्ली से। ऐसे में कितने भाई बहन ये मानते हैं कि लॉकडाउन को दिल्ली में खोल देना चाहिए, वो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो इसी साल प्राइवेट होंगे 2 सरकारी बैंक, नीति आयोग ने दे दी है फाइनल लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने विनिवेश पर बने सचिवों के एक कोर ग्रुप को उन 2 बैंकों के नाम सौंप दिए हैं जिन्हें इसी वित्त वर्ष में प्राइवेट किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंक और एक जनरल एश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करेगी। इसके
के लिए बैंकों के नाम का चयन करने की जिम्मेदारी नीति आयोग को दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, पीटीआई की खबर के मुताबिक नीति आयोग के अधिकारी ने जानकारी दी है, हमने सचिवों के कोर ग्रुप को बैंकों के नाम की अंतिम सूची दे दी है। हालांकि अभी बैंक के नाम सामने नहीं आए हैं। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले सचिवों को कोर ग्रुप इस सूची पर विचार करके इसे मंजूरी के लिए पहले अल्टरनेटिव मैकेनिज्म और उसके बाद कैबिनेट के पास भेजेगी। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लेकर रेगुलेटरी परिवर्तन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी और जैसे इन दोनों बैंकों के नाम सामने आते हैं सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको बताया जाएगा। दोस्तों, हर तरह की खबरें पाने के लिए। और आपको ये खबरें कैसी लगी दोस्तों? अब तक की सबसे ब्रेकिंग न्यूज थी ये। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।